जो भी लोग टैली में काम करते हैं उनका एक बहुत ही बेसिक सवाल होता है कि काम को शुरू कैसे करना है, मतलब कहाँ से शुरू करें, एंट्री कैसे, उसकी एंट्री को देखेंगे, कैसे प्रिंट निकालेंगे, है ना। पर उसका जो बेसिक है वो है उसका मतलब गोल्डन रूल कि डेबिट किस अकाउंट को करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। उसके पहले तो आपको अकाउंट समझना पड़ेगा और सबसे पहले आपको ये जानना है कि टैली है क्या। तो जब आप सभी चीज़ों को जानोगे तब आप टैली में अच्छे से काम कर पाओगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न में ही सारा एंट्री होता जाएगा। और आप टैली का मतलब सिर्फ एंट्री करना नहीं, टैली का मतलब होता है मिलान करना। जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, जो भी आपके पास कैश है, बैंक में जो पैसे हैं, है ना, और वो सभी चीज़ों का जो लेखा जोखा है, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो जो मैनुअल में है और वही आपके कंप्यूटर में भी होगा, तो हम बोलेंगे टैली हो रहा है, नहीं तो हम बोलेंगे टैली नहीं हुआ। उसमें 1 रुपये का भी फर्क नहीं आना चाहिए। टैली सिर्फ कंप्यूटराइज्ड वर्जन है, जो मैनुअल लेखांकन होता है उसी का, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जितने भी तरह के व्यापारिक लेन देन या खर्च या आय होते हैं, उन सभी को जब आप एक जगह इकट्ठा करके रखते हो तो उसी को हम टैली में कर सकते हैं। ठीक है, अब टैली अभी हर जगह यूज़ हो रहा है। किसी का छोटा दुकान है, किसी की बड़ी कंपनी है ना, कोई उद्योग शुरू किया है, तो पता कैसे चलेगा कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, किस किस मद से पैसा आ रहा है ना, और क्या क्या चीज़ जो है वो वेस्ट हो जा रही है। ये सारा कुछ टैली के अंदर में आपको पता चल सकता है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको कितना कितना वेतन दिया जाता है, उन्होंने कितने दिन उन्होंने काम किया है, कितने दिन उन्होंने छुट्टी ली है, कितने दिन अब्सेंट किया है, उसकी भी एंट्री टैली में आप कर सकते हैं। टैली का जो बिल्कुल नया वर्जन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले कभी कंप्यूटर में पहले वाले टैली के वर्जन में नहीं थे। जैसे कि उसमें हो गया आपका जीएसटी जो है टैली ERP9 और टैली प्राइम से पहले नहीं था, पर अब उसमें जीएसटी का फंक्शन है। उसका लुक एंड फील भी चेंज हो गया है, ठीक है, और काम करना बिल्कुल आसान हो गया है। टैली जो है एक मल्टी नेशनल कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है, जिसका नाम है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और इनके जो बॉसेस हैं वो, उनका नाम है श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका। इनका पहले कॉटन का कोई बिजनेस था और उन्होंने फिर इस सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू किया। अभी जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं या टैली तारीख पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहती है। मतलब सारे काम इसमें से हो सकते हैं। अब मोटी मोटी कॉपियाँ, मोटे मोटे आपको नोटबुक भरने की आवश्यकता नहीं, खाता भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। सारा काम कंप्यूटराइज्ड होगा और सारे डेटा आपके डिजिटली सेव होगा आपके कंप्यूटर में। उसका साइज़ इतना कम होगा कि उसको आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसको पेन ड्राइव या चिप इत्यादि में भी रख सकते हैं, हार्ड डिस्क पर रख सकते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डिमांड ज़्यादा है और हमेशा ये अवेलेबल है। टैली जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं, पर वो टैली जैसा फैसिलिटी नहीं दे पाते। टैली में सारे जो टैली का मुख्य उपयोग, ज़्यादा उपयोग करने का कारण ये भी है कि टैली में जब आप काम करते हैं और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप देखेंगे कि आपके शहर, आपके गांव में बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से टैली यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाता है। लेकिन जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसके बारे में आपको यूट्यूब से या ऑनलाइन से ही सहायता मिल सकती है। कई सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको उनके ऑफिसेस में, जो कि पूरे एक ज़िले में 1 या 2 होते हैं, वहाँ पर जाकर उसको आपको ठीक करवाना होता है। जबकि टैली में ऐसा कुछ नहीं, सारा कुछ ऑनलाइन है। और कभी भी आपका अगर सॉफ्टवेयर क्रैश करता है तो इसका ऑनलाइन सपोर्ट आपको मिल जाता है और बहुत आसानी से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मान लें कि आपने टैली आप यूज़ कर रहे हैं और सिस्टम फॉर्मेट हो गया, तो अब क्या होगा, तो वो सेम सॉफ्टवेयर आप दोबारा से डाल सकते हैं। अगर उसका आपका वो सीडी की या उसका जो सॉफ्टवेयर का जो पासवर्ड अगर होता है, अगर आपने गुमा भी दिया है, तो भी अगर आप ऑनलाइन सपोर्ट चाहते हैं, कॉल करेंगे या उनकी वेबसाइट्स में जाएंगे तो आपको उसका सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, टैली को 1986 में
लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका नाम पहले कुछ और था और अब इसका नाम टैली है। टैली के बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में आ चुके हैं। टैली 4.5 जो 90 में रिलीज़ हुआ था, 5.4, फिर 6.3, 7.2, 8.1, टैली 9, टैली ERP9 और टैली ERP9 विद GST, और अब जो आप यूज़ कर रहे हैं वो है टैली प्राइम, और टैली प्राइम का वर्जन 4 भी आ चुका है। अभी दो तरह टैली यूज़ हो रहे हैं। जिनके बिजनेस में GST का कोई सिस्टम नहीं है वो लोग टैली 9 यूज़ कर सकते हैं। लगभग ये फ्री है, इसमें किसी तरह का आपको कोई रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो टैली के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, जिसमें से टैली 9 अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपको नेट पे फ्री मिल जाएगा लगभग, और इसमें आपको किसी भी प्रकार का अलग से कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें कोई रिन्यूअल चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप टैली प्राइम यूज़ करते हैं तो उसमें GST है और उसमें आपको हर साल उसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। उसकी एक लमसम फीस है, वो आपको जमा करनी रहेगी, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 20 से 22 हज़ार तक का उस सॉफ्टवेयर का कीमत है। जो पहली बार आप लेते हैं तो उसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपके बिजनेस में GST है, आपके बिल्स में GST लगाना होता है, आपके पास GST नंबर है, तो आप टैली प्राइम यूज़ करें, और अगर GST नहीं है तो टैली 9 यूज़ करें, ठीक है। टैली में अगर आप काम करते हो तो इन सभी चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे भूल चूक से बचाव करने में सहायक, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस आपके कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो भूल से बचाव होने में, भूल से होने की गलती से भी गलती नहीं होगी। मानिए कि किसी कस्टमर ने उधार सामान लिया है तो उसको आप बिल निकाल के दे सकते हैं। मान लीजिए कि 10,000 का सामान लिया है, 6,000 उन्होंने पेमेंट किया है, तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करके दे सकते हैं, ताकि वो उसके पास रहे और कभी भी ज़रूरत पड़ने पे आपको दिखा सकता है, उसके पास भी रिकॉर्ड रहेगा। महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति, मतलब किसी महाजन से आपने कोई उधार लिया हुआ है सामान, उसको कब पैसा देना है, दुकान का किराया कब देना है, बिजली का बिल, है ना, और जो भी आप दान करते हैं या फिर आप जो सैंपल बांटते हैं सामानों का मुफ्त में, वो कितना खर्चा उसमें हो जाता है ना, वो सारा चीज़ों की जानकारी इसमें रख सकते हैं। जो लोग आपसे उधारी लेके गए हैं उन सारे डेटर्स की जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। कितना पैसा मिलना है वो भी आप जान जाएंगे। साथ में लाभ और हानि का ज्ञान, कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो भी आप जान सकते हैं। जो भी तरह के टैक्स देने होते हैं आपको, समझ लो आपको इनकम टैक्स देना होता है, तो टैक्स कितना देना है ये आपको टैली बताएगा, ठीक है। ऋण लेने में सुविधा, मतलब अगर आपको लोन लेना है तो लोन लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। लोन किसको मिलता है? जिसके पास ज़मीन हो, या जिनके पास बैंक में पहले से कैश हो, या जिनके पास आभूषण हो सोने चांदी के, और आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आपका एक बिजनेस है, उसको प्रॉपरली आप टैली जैसे किसी सॉफ्टवेयर से मैनेज करते हैं, तो भी आपको ऋण लेने में, लोन लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी। टैली आता हो, अगर आपके रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में हैं तो टैली का, हाँ, टैली हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो। मतभेद दूर करने में सहायक, हमने अक्सर देखा है कहीं कहीं पे कि कस्टमर और जो सप्लायर होता है दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है, मतभेद हो जाते हैं कि मैंने पैसा जमा किया, मैंने पैसा जमा नहीं किया। टैली में सारे रिकॉर्ड्स, सारे जो ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड होते हैं। कभी भी किसी भी कस्टमर का आप ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो एक सिंगल क्लिक में आप देख सकते हैं कि इन्होंने कब कब कितना कितना पैसा जमा किया है और कितने रुपए का सामान अब तक ये ले चुके हैं। तो मतभेद दूर करने में भी सहायक है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं। न्यायालय में भी इसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो व्यापार होता है उसको मूल्यांकन करना बड़ा कठिन होता है। दुकान का रंग रूप देखकर, उसकी लंबाई चौड़ाई देखकर, उसमें रखे सामानों को देखकर व्यापार का मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसका एक प्रॉपर ढंग से अगर उसके ट्रांजैक्शंस को मैनेज करेंगे आप, तो आप जानेंगे कि आपका व्यापार का मूल्यांकन क्या है, मतलब उस व्यापार से आप कितने पैसे कमा रहे हैं, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और कितने पैसे आप बचा रहे हैं। ये सारा ट्रांजैक्शन आपका टैली में रहता है, वो आप देख के पता लगा सकते हैं। 9वां जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। पिछले सालों के, कुछ वर्षों के आप देख सकते हैं रिकॉर्ड्स टैली में और पता लगा सकते हैं कि
उस समय आपका बिजनेस कैसा था और अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कि बिजनेस आपका उन्नति कर रहा है कि उन्नति की ओर है, या नो प्रॉफिट नो लॉस में है। तो जब आपके प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे तभी तो आप बता सकते हो। अगला है तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक, मतलब पिछले साल की तुलना में अब आपका व्यापार कैसा चल रहा है, मतलब व्यापार में प्रॉफिट और लॉस कैसा हो रहा है ये आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टैली में जब आप कोई बिजनेस के लिए एंट्री करते हो तो कंपनी बनानी होती है, और कंपनी हम सामान्यतः 1 साल का बनाते हैं, जैसे कि 20-21, फिर 21-22, फिर 22-23, फिर 23-24, इस तरीके से। तो सारे कंपनी आपके अलग अलग नाम से हम सेव करते जाते हैं, अलग अलग वर्षों के हिसाब से। उससे क्या होगा कि आप पता लगा सकते हैं कि बिजनेस आपका कैसा चल रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये होता है कि पिछले साल जितने भी हमने लेज़र बनाए थे, जब कोई नया कंपनी बनाएंगे तो फिर से क्या सारा लेज़र बनाना पड़ेगा? तो टैली में एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन है, जिससे पिछले साल की कंपनी का सारा डेटा नए साल की कंपनी में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है ना। तो हम सभी वर्षों के लिए हम नई कंपनी बना सकते हैं। 10वां जो पॉइंट है, लेज़र पुराना जो आप पहले बना के रखे हैं वो सेम लेज़र अगले वर्ष के लिए काम आ जाएगा। कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण मतलब ये होता है कि क्योंकि टैली में पेरोल पे स्लिप का फीचर है जिसमें अटेंडेंस वगैरह भी आप भर सकते हैं, तो इससे कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब जिसकी सैलरी कम आ रही है, जिसका अटेंडेंस कम है, उनको उस कर्मचारी को आप बता सकते हैं कि भैया आपको ठीक से काम करना पड़ेगा, या उसको आप किसी और तरह से समझा सकते हैं कि आपकी और भी आपको इसमें से परेशानी हो सकती है, आपको पैसे कम मिलेंगे तो आप अपना परिवार कैसे चलाओगे, या कैसे काम चलेगा, या फिर आपको हो सकता है नौकरी छोड़नी पड़ जाए। तो वो जो कर्मचारी है वो ठीक से काम कर सकता है। जो कर्मचारी रेगुलर आ रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं और अच्छी सैलरी ले रहे हैं, उन्हें आप समय समय पर कोई पारितोषिक देकर होली, दिवाली, नया साल इत्यादि में उनको आप काम के लिए और भी उत्साह बढ़ा सकते हैं उसको कोई गिफ्ट वगैरह दे के, तो बाकी कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ेगा और वो लोग भी अच्छे से काम कर पाएंगे। इस तरह का इसका भी उपयोग कर सकते हो। 11वां जो पॉइंट है, साझेदारी व्यवसाय में सहायक। जहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस होता है वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, हमेशा पैसे और प्रॉफिट को लेकर प्रॉब्लम होता है। अगर उनके पास टैली जैसा कोई सॉफ्टवेयर है तो सारी एंट्रीज क्योंकि टैली में रहती हैं, तो उससे पता चल ही जाएगा बहुत आसानी से कि किस साझेदार ने उसमें से कब कब आहरण किया है और उसे प्रॉफिट का कितना हिस्सा दिया जाना चाहिए। मतलब इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और 12वां जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। ख्याति का मतलब होता है गुडविल। जब आप के ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे होते हैं, समय पे अपने सप्लायर को पैसा लौटाते हैं, तो मार्केट में, बाज़ार में आपकी एक ख्याति बनती है, एक गुडविल बनता है। इस गुडविल का उपयोग करके आप समय पे लोगों से उधार भी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं बिना किसी ब्याज के, और इस ख्याति का आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा कि जब इसकी एंट्री की जाएगी तब होगा। टैली में अगर आप काम करते हो तो बहुत सारे शब्दों का उपयोग आपको बार बार करना होता है, जैसे कि पूंजी, आहरण, दायित्व, संपत्ति, आगम, खर्च, व्यय, आय, लाभ, हानि, क्रय, विक्रय, स्टॉक, प्राप्ताएं, देयताएं, देनदार, लेनदार, लागत, प्रमाणक और बट्टा। ये वो शब्द हैं जो टैली में जरूर आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कैपिटल, अब आपके पास जो भी धन है, जो भी आपके पास एसेट है, उसका वो हिस्सा जो आप अपने व्यापार में लगाते हो उसे पूंजी कहते हैं। ऐसे ही आहरण किसको कहते हैं? आहरण कहते हैं हम कि जब व्यापार का स्वामी कुछ पर्सनल उपयोग के लिए कोई सामान या कुछ कैश निकाल लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आहरण या ड्राइंग। अगला है दायित्व। एक व्यापार को बहुत सारे दायित्व का निर्वहन करना होता है, दुकान का किराया, बिजली के बिल, है ना, प्लस जिनसे आपने उधार लिया है उनको भी पैसे लौटाने हैं। तो सारे जो दायित्व हैं इसका पता आपका टैली में बहुत आसानी से पता चल जाता है। एक और शब्द है एसेट। एसेट मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति दो तरह की होती है, एक होता है फिक्स्ड संपत्ति, हाँ, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, चालू संपत्ति और स्थायी संपत्ति।
वो सारी संपत्ति जो आपके पास कैश में है या बैंक में आपने कुछ पैसे रखे हैं, है ना, या आपने कोई कम समय के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो सारे जो है करंट एसेट कहलाते हैं। लेकिन फर्नीचर, बिल्डिंग, है ना, भूमि और जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर इत्यादि, ये सभी फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं। ऐसे ही जब आप कोई माल बेचते हो, कोई गुड्स बेचते हो, तो जो पैसे मिलते हैं आपको, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। अब उसके पीछे आपको एक्सपेंडिचर करने होते हैं। क्या क्या एक्सपेंडिचर करने होते हैं? एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक होता है इनकम एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आपके कैपिटल में वृद्धि होती है। जैसे कि आपका बिजनेस अच्छा चला, आपके पास बहुत सारे पैसे आए, तो आपने कोई ज़मीन खरीदी है, आपने कोई गाड़ी खरीदी है अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आपने कोई नया कंप्यूटर खरीदा है, कोई फर्नीचर खरीदा है, तो इससे ये सब खरीदने से क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है उसमें वृद्धि होगी, कैपिटल बढ़ जाएगा, है ना। एक होता है इनकम एक्सपेंडिचर। इस तरह के खर्च करने से आपके इनकम में वृद्धि होती है। जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट में खर्च करोगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर आप डिस्काउंट दोगे तो इनकम बढ़ेगी, है ना। अगर आप किसी सामान के साथ कोई चीज़ फ्री देते हो तो आपकी इनकम में वृद्धि होनी होनी। इसको बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। ये व्यय जो है फिक्स है, ये आपको करना ही है, चाहे आपका बिजनेस चलता है तो भी और नहीं भी चलता तो भी। जैसे दुकान का किराया, बिजली के बिल, रंगाई पुताई होता है, दान करना होता है, सैंपल देना होता है लोगों को, उसके अलावा चैरिटी करना पड़ता है ना, दान देना होता है, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ये सभी जो खर्च हैं इसको हम बोलते हैं व्यय, एक्सपेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है इनकम। जब आप इनकम में से जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो इनकम निकल जाता है। ठीक है। मानिए कि आपने 10,000 रुपये का माल बेचा पूरे महीने में और आपने 8,000 रुपये खर्च कर दिए सैलरी और बिजली के बिल, इस तरह के खर्चों में, तो आपके पास 2,000 बचे, तो 2,000 आपका इनकम है। अब क्योंकि ये 2,000 प्लस में है तो ये आपका गेन या लाभ कहलाएगा। ठीक है। अब मानिए कि आपने 10,000 रुपये का इनकम करा और रेवेन्यू जनरेट किया और 12,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो 2,000 रुपये आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। 2,000 आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है परचेस, मतलब क्रय। क्रय मतलब खरीदना। खरीदने के दो तरीके, एक तो कैश और दूसरा क्रेडिट मतलब उधार। अब कैश का एक दूसरा रूप भी आ चुका है जिसको हम बोलते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, है ना। तो ये भी आप एंट्री करते हो इस तरह से, तो उसको आप बैंक के थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि बैंक अकाउंट से इसकी एंट्री को करना पड़ता है। और परचेस को हम बैंक के माध्यम से भी कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं और उधार से भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेल। सेल्स के भी एंट्री आप नगद से कर सकते हैं, उधार से कर सकते हैं और बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है स्टॉक। जो माल आपने आज तक बेच लिया है वो तो बिक गया, अब जो नहीं बिक पाया है, अनबिका है, उस बचे हुए माल को कहते हैं स्टॉक। ठीक है। आज का जो माल बच गया बेचने के बाद में वो कहलाएगा आज का क्लोजिंग स्टॉक और वही होगा कल का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। नेक्स्ट है प्राप्ताएं या रिसीवेबल्स। अब जो भी मार्केट में आपकी उधारी आपने दी हुई है वो मिलना है पर मिला नहीं है, उसको बोलते हैं रिसीवेबल्स। ऐसे ही आपने कोई उधारी लिया है किसी महाजन से, किसी सप्लायर से, आपने अभी तक दिया नहीं है, तो वो कहलाएंगे पेबल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है वो है देनदार। उधार जो लेता है उसको हम बोलते हैं देनदार। उधार लेने वाले को देनदार कहते हैं। मानिए कि रमेश से मनीष ने 2,000 की उधारी ली, तो मनीष कहलाएगा डेप्टर और रमेश कहलाएगा क्रेडिटर। डेप्टर को डेबिटर भी बोलते हैं, डेटर भी बोलते हैं और डेप्टर भी बोलते हैं, पर इसका सही उच्चारण डेटर होता है। ठीक है। अगला जो शब्द है वो है लेनदार या क्रेडिटर। लेनदार या क्रेडिटर कौन होता है? जो उधार माल बेचता है उसे हम लेनदार कहते हैं। ठीक है, उसे हम लेनदार कहते हैं। अगला शब्द है लागत मतलब कॉस्ट। किसी गुड्स को दुकान तक, आपकी कंपनी तक पहुंचने में जितना भी खर्च लगता है, बनने से लेकर पहुंचने तक का वो सारा खर्च कॉस्ट कहलाता है। ठीक है।
इस कॉस्ट के ऊपर आपको अपना प्रॉफिट जोड़ के बेचना है, तभी फिर आपको उस पर लाभ मिल सकता है। मानो कि आप 10 कंप्यूटर आपने ऑर्डर किया, 10 कंप्यूटर का टोटल जो रेट है वो है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इन 10 कंप्यूटर में 1 लाख रुपए तो लग गए, पर ये आपके दुकान तक पहुंचने में आपको और 5,000 रुपये खर्च हो गए, तो टोटल जो लागत हो जाएगी 1,05,000 हो जाएगी। उसके ऊपर आपको अपना प्रॉफिट निकाल के फिर उसको सेल करना होता है, तब आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है आपका प्रमाणक या वाउचर। टैली की सबसे खास बात है कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक प्रिंट निकलेगा, एक वाउचर निकलेगा, एक बिल निकलेगा, एक इनवॉइस। इसी इनवॉइस या बिल को आप बोलते हो वाउचर या प्रमाणक, जो बताता है कि यह सामान इस तारीख को इस दुकान से इस सामान के साथ बेचा गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रमाणक, ठीक है, या बिल या इनवॉइस, ठीक है। नेक्स्ट है बट्टा या डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर आप देते हो तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं नगद छूट। मतलब जब कोई कस्टमर नगद में लेगा सामान तो उसको हम ये छूट देते हैं, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, जो कैश में मिलता है। कैश डिस्काउंट जो है वो आपको प्रिंट रेट में दिया जाता है। मान लो किसी सामान का रेट है 100 रुपये, तो आपने बता दिया भाई इसमें 20% का डिस्काउंट है, मतलब 80 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। बिल में भी आप लिखोगे कि भाई यह सामान हमने 100 रुपये का है, माइनस इसमें 20% हमने डिस्काउंट कर दिया है। बिल में भी हमको लगा के देना है, इसको लिखना भी वैसे ही है। पर ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जब कोई माल बेचता है तो उसमें वो देता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो रहता है वो खरीदी मूल्य पर रहता है। मान लो मुझे कोई सामान जो मैं 100 का बेच रहा हूँ, मुझे 60 रुपये में मैंने खरीदा है, तो उसी के हिसाब से मैं उसको दूंगा। इसमें जो छूट रहती बहुत कम रहती, समझो कि 65 रुपये के सामान में 70 रुपये के सामान में 5 रुपये की छूट। इसमें सामान जो है उसकी संख्या ज़्यादा होती है, मतलब जो दुकानदार खरीदता है तो कम से कम 100-200 ऐसे खरीदेगा वो, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और लेकिन जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है बहुत कम रहता है, इसको बिल में भी नहीं लिखा जाता है ना। कैश में जैसे लिखना पड़ता था, तो ट्रेड डिस्काउंट में लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि आपने कितना डिस्काउंट दिया। 70 का सामान था, मुझे 65 रुपये मिला, मैं 65 लिखूंगा, और जिसने इस सामान को खरीदा है वो भी 65 रुपये लिखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये तो हो गए कि टैली का बेसिक रूल क्या होता है। अब जब आप टैली को काम करने के लिए जाएंगे टैली के अंदर में, तो सबसे पहले आपको टैली को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल कैसे करोगे आप, तो आप जस्ट गूगल क्रोम या जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसको आप ओपन करना, और वहाँ आपको लिखना है टैली और एंटर कर देना। तो tellysolutions.com का वेबसाइट पहले नंबर पे दिखाई देता है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर लेना। प्राइसिंग पे पहले जाइए, आप देख लीजिए कौन कौन सा प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये 1 महीने का, 3 महीने का, 12 महीने का रेंटल है। आप चाहें तो उसको यूज़ करने के लिए 750 रुपये प्लस 135 रुपये GST देकर बाय नाउ में क्लिक करके आप इसको पेमेंट करके आप बाय नाउ में क्लिक करेंगे। जो प्रिंट निकलेगा, इसका बिल जो दिखाई देगा, उसी में आपको ID पासवर्ड रहेगा। उससे आपको टैली 1 महीने तक चलाने का मौका मिल जाएगा। 1 महीने में टैली फुल फ्लेज चलेगा, आप अच्छे से टैली का यूज़ कर सकते हैं। 3 महीने के लिए, 12 महीने के लिए रेट यहाँ पर लिखे हुए हैं विद GST। ऐसे ही अगर आपको 1 साल के लिए आपको लेना है तो उसके लिए आपको 22,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, प्लस 4,050 रुपये का GST भी पेड करना पड़ेगा। तो आपको ये लगभग 26,550 रुपये में मिल जाएगा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड रेंटल है, जिसमें लैन के थ्रू अगर मान लीजिए कि 10 कंप्यूटर 20 कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या साल भर के लिए ये अमाउंट पेड करके सभी कंप्यूटर्स में आप यूज़ कर सकते हो, बशर्ते कि आपके सारा डेटा एक सिंगल सर्वर में सेव हुआ करेंगे लोकल मशीन में, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे अगर मल्टी यूज़र यूज़ करना चाहते हैं टैली का, तो 1 साल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं इसको, तो इसको आप 67,500 में ले सकते हैं, प्लस 12,150 का इसमें आपको GST भी देना पड़ेगा।
अगर आपके पास इतने पैसे तुरंत अवेलेबल नहीं है तो देखिए एक नया फीचर आ गया इसमें, ज़ीरो कॉस्ट EMI अवेलेबल। अलग से आपको कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन आपको EMI के रूप में इसको आप महीने महीने पेमेंट करके भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो आप कोई भी वर्जन इसमें से ले सकते हो। डाउनलोड को क्लिक करना है आपको। यहाँ पर टैली 4.1, देखिए मैं 4.0 की बात बता रहा था, पर इसके नया रिलीज आ गया है 4.1। ये आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई ₹1 भी खर्चा नहीं करना चाहते तो भी आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हो। ये टैली का एजुकेशन वर्जन होगा। एजुकेशन वर्जन जब आप यूज़ करते हो तो कैसा दिखाई देता है उसको भी आप देख लो एक बार। तो टैली का एजुकेशन वर्जन को जब यूज़ करना चाहते हो तो जस्ट इसको आप ओपन करोगे तो टैली में सारे काम होंगे, लेकिन वो 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख के डेट के ही एंट्री लेगा, बाकी डेट की एंट्री नहीं लेगा। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को क्लिक करना, आप टैली को क्लिक करने के बाद और काम को शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी कंपनी बनाई है उनकी लिस्ट यहाँ पर है। मानिए कि मैं यहाँ पर जगदीश ट्रेवल्स के नाम से कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो ऊपर में देखिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है। यहाँ पर आके आपको कीबोर्ड से एंटर दबाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है जगदीश ट्रेवल्स, उसका एड्रेस, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर स्टेट को लिखना होगा आपको, यहाँ पर पिन कोड लेना होगा इस तरीके से, और एक नई कंपनी आपने बना ली। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि अब देखिए सेकंड पेज आ गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ कंट्रोल और A को प्रेस करना है, तो ये आपका पूरा एक नई कंपनी आपने बना ली है अच्छे से। जगदीश ट्रेवल्स नाम से लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। अब मानिए कि आपको यहाँ पर एक एंट्री करनी है। ठीक है, पहली एंट्री मैं बताता हूँ कि 5 लाख रुपए से व्यापार को शुरू किया हमने। तो आपको जस्ट यहाँ पर जाना है वाउचर में, और रेसिप्ट मतलब राइट साइड से आपको रेसिप्ट वाला लेना है ऑप्शन, या कीबोर्ड से F6 को प्रेस करना है। स्क्रीन का कलर ब्लू हो जाएगा और यहाँ CR के बगल देखिए यहाँ पर CR दिखाई दे रहा है, CR। अगर आप कंट्रोल H करेंगे तो यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड का भी ऑप्शन रहता है। यहाँ पर ये DRCR दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर आपको इस तरह से अकाउंट दिखाई देंगे कि आप कैसे ले रहे हैं, कैसे पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो हम पर पास कैश आ रहा है और कहाँ से आ रहा है पैसा, तो यहाँ पर हम एक बना सकते हैं अकाउंट क्रिएट करके, कैपिटल नाम का एक लेज़र, और ये कैपिटल नाम का जो लेज़र है कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा। ये बन गया। इस तरह से इसको आप एंट्री को कर सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि आपको यहाँ पर सिंगल एंट्री समझ में नहीं आती, आप हमेशा डबल एंट्री मोड में काम करना पसंद करते हैं। एक ही एंट्री में आप DR और CR मतलब क्रेडिटर रिसोर्स और डेबिटर रिसोर्स दोनों लिखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल H में आता है ये टैली प्राइम के अंदर में। अब कंट्रोल H, ये आप कैसे जाना होगा, कंट्रोल S से आता है, कंट्रोल G से आता है। राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ चेंज मोड, जिसके नीचे में सिंगल अंडरलाइन है मतलब वो एल्ट के साथ यूज होगा, एल्ट आई जैसे यहाँ पर है। डबल अंडरलाइन है मतलब कंट्रोल के साथ यूज होगा, जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल H के लिए डबल H के नीचे डबल अंडरलाइन है मतलब कंट्रोल H दबाना है। जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं है मतलब वो डायरेक्ट यूज होंगे, जैसे कि F1, F2, F3, F4, F5, ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ पर अगर आप कंट्रोल H याद ना रहे तो कंट्रोल H की जगह आप चेंज मोड को क्लिक कर देना इस तरीके से, और यहाँ पर डबल एंट्री को ले लेना या सिंगल एंट्री को ले लेना, तो आपको DRCR वाला ऑप्शन भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या लेना है, कैपिटल लिया मैंने 5 लाख रुपए का, यहाँ पर कैश लिख दिया है। नीचे में एक जगह लिखा हुआ नरेशन, नरेशन को तो हिंदी में टिप्पणी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर नरेशन, क्या नरेशन लिखोगे इसमें आप, तो यहाँ पर आप नरेशन में ये लिखो कि आप इस एंट्री में क्या किया। तो यहाँ पर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, हाँ, तो मैंने लिख दिया बिजनेस स्टार्टेड, है ना। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड मतलब इस ट्रांजेक्शन में आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हो, ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। डेट को चेंज करने के लिए कीबोर्ड से आप F2 दबा देंगे या राइट साइड से डेट वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हर बार चेंज करना पड़ेगा। डे वाइज जैसे एंट्री हो रही है आज की डेट में, तो आज की डेट में आप आज का सारा एंट्री करेंगे। मान लीजिए आज की डेट में 300 एंट्री, तो आज की डेट में 300 एंट्री होगी। कल के डेट में फिर 200 एंट्री, तो कल के डेट में करोगे उसको आज की डेट में नहीं करना है आपको, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हम
हाँ, जैसा आपका बिल रहेगा आपको अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। बिल जो बोल रहा है उसी हिसाब से आपको चलना है भाई। जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आपके हाथ में रहेंगे उसी हिसाब से चलना है। अब यहाँ पर हम एक परचेस का एंट्री कर देखते हैं। परचेस का एंट्री करना है तो रिसिप्ट में मत करिएगा, उसके लिए परचेस का एक लेज़र राइट साइड में इसका वाउचर बना हुआ है परचेस का, जिसका नाम है F9। कीबोर्ड से F9 को प्रेस करिए या परचेस को क्लिक करिए तो परचेस का इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए सेम वही, ये तो सिंगल एंट्री मोड है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल और H को प्रेस करके हमको लेना है एज वाउचर, तो DRCR दिखाई देगा या टू और बाई दिखाई देगा। यहाँ पर परचेस वाले बिल का जो नंबर लिखा है वो आप लिख दो, डेट को लिख दो आप यहाँ पर F2 दबाकर आप डेट ले लेना। कैश की एंट्री है तो कैश अकाउंट क्रेडिट किया हमने और हम 10,000 का एंट्री, यहाँ पर पूरा डिटेल भी भर सकते हो आप। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कैश और ये मैंने लिया है सामान 1 लाख रुपए का, मैंने कैश में सामान खरीदा है। अब यहाँ पर परचेस लिखा होना चाहिए था पर यहाँ पर परचेस का लेज़र हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में जाकर राइट साइड में हम एक परचेस का लेज़र बना लेते हैं। अब यहाँ पर लिखना है परचेस अकाउंट और यहाँ पर एंटर करते जाइए, कुछ नहीं करना है, ये आपको बन गया। ठीक है, ये आपको बन गया परचेस का लेज़र और ये एंट्री भी कंप्लीट कर लिया आपने। अब यही परचेस अपन को मान लो बैंक में पेमेंट करके लेना है, फ़ोन पे करके लेना है, आजकल फ़ोन पे का ज़माना है। आप फ़ोन पे करके सामान खरीदना चाहते हो तो इनवॉइस नंबर आपने यहाँ लिखा, डेट डाला यहाँ पर और यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा एक लेज़र बैंक का, बैंक अकाउंट। यहाँ पर भी बैंक अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है, IFSC कोड वगैरह लिखना है इसके अंदर में। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर इसको एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर करने के बाद आप यहाँ लिख दीजिए कितने का सामान आप खरीदने वाले हो और यहाँ पर चेक है तो चेक का डिटेल डालो आप। ठीक है, चेक का डेट डालिए, परचेस में सेलेक्ट करिए और नीचे में उसका फ़ोन पे का नंबर आप डाल दीजिए, फ़ोन पे है ना। रेफरेंस नंबर एक जनरेट होता है, वो रेफरेंस नंबर आप इसमें लिख दो। ठीक है, ये मैंने फ़ोन पे का रेफरेंस नंबर भी डाल दिया है जो पेमेंट करने के बाद जनरेट होता है। अब एक उधार की एंट्री करके दिखाता हूं मैं आपको। उधार की एंट्री करना है, उधार की एंट्री के लिए मैंने यहाँ पर अपना रसीद नंबर लिख दिया है, परचेस में जो बिल में लिखा हुआ था नंबर वो लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि उधार की एंट्री है तो क्रिएट करके हम एक नाम लिखेंगे जहाँ से हम उधार खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि मैं जहाँ तक खरीद रहा हूँ उसका नाम है यमुना ट्रेडर्स, तो क्योंकि मैं उधार खरीद रहा हूँ इसलिए ये होगा सन्ड्री क्रेडिटर। उधार बेचने वाला क्रेडिटर होता है, मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, उसका पूरा डिटेल हम यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने उससे लिया है 20,000 रुपये की उधार, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर और यहाँ परचेस अकाउंट लिख कर अब यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग परचेस कर रहे हैं तो यमुना ट्रेडर्स जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो अब ये जो एंट्री हमने की है यहाँ पर बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से आप नगद जैसे आपने सामान खरीदा है बेचने के लिए F8 को प्रेस करना तो ये सेल की एंट्री यहाँ पर आप कर सकते हो। अब यहाँ पर भी देखिए DRCR दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और H को प्रेस करना है, एज वाउचर सेलेक्ट करना है तो आपका काम हो जाएगा। तो आप नगद बेच सकते हो सामान को, उधार बेच सकते हो, आप बैंक के थ्रू बेच सकते हो या खरीद सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपको किसी को पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करोगे? मान लीजिए आपको बिजली का बिल पटाना है, बिजली का बिल देना है, पेमेंट करना है बिजली का बिल, तो आप राइट साइड से पेमेंट वाले वाउचर को सिलेक्ट करना है। पेमेंट वाले वाउचर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर DR में आपको क्रिएट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, अब क्या करें? और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने तो बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल का स्पेलिंग गलत लिख दिया, अभी कैसे सुधरेगा? तो आपको वापस से उसमें आना है। जब आप यहाँ पर आएंगे वापस यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा दिख रहा होगा आपको,
और यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट भी दिखाई दे रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर को एक साथ प्रेस करना है। अब यहाँ पर इसको सही कर लेना है। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखने के बाद आप यहाँ पर एंटर करते जाएंगे और उसको सेव कर लेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाई दे रहा है। मानो कि 500 रुपये बिल देना है तो आप 500 लिखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप कैश या बैंक या जैसे पेमेंट करना है आप यहाँ पेमेंट को कर दीजिए इस तरीके से। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल का बीपी नंबर लिख सकते हैं आप, और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन भी इसमें आप नरेशन के अंदर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ऐसे ही अगर आपको कहीं से पैसा रिसीव हो रहा है, आपने कोई पैसे रिसीव किए हैं, तो राइट साइड में देखिए रिसिप्ट का भी वाउचर बना हुआ है जिसका शॉर्टकट F6 है। तो F6 को प्रेस करके आप किसी भी तरह का अमाउंट रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जीएसटी बिल बनाना। तो जीएसटी बिल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, ट्रांजैक्शन निकालिए नेट से। इंटरनेट पे जाके अगर आप लिखेंगे कि हमको भाई ट्रांजैक्शन चाहिए, जनरल एंट्री चाहिए, तो आप यहाँ पर जस्ट लिख देंगे टैली जनरल एंट्री क्वेश्चंस। टैली जनरल एंट्री क्वेश्चंस लिखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आपके पास क्वेश्चन के बहुत सारे सेट यहाँ पर मिल जाएंगे। इनको देखकर आप एंट्री करना शुरू करिए, और अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसका सॉल्यूशन या उसका एक पूरा वीडियो बना के आपको इस चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, तो नीचे और आंसर ये क्वेश्चन है ऊपर में, नीचे में आंसर है, चाहे दूसरा क्वेश्चन होगा, नहीं बनेगा तो इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है।